चुनाव आयोग से संकेत मिलने के बाद राजनीतिक दल कमर कसने लगे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भले ही मीडिया में आई उम्मीदवारों की सूची को नकारा हो, लेकिन नवंबर में चुनाव होने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली दौरा है और हाईकमान से चर्चा के बाद पूरी तस्वीर साफ होने के आसार हैं। काफ़ी कुछ नाम हमने तय कर लिए हैं 27 विधानसभा में। 2-3 विधानसभाओं में भी थोड़ा सा पैनल बड़ा है, उसको भी शार्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारी बड़े लंबे समय से चल रही है। जिस दिन से सरकार गिरी उस दिन से कमलनाथ जी ने हर विधानसभा की 2-2 बैठकें कर ली हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ छोटा कार्यकर्ता भी इन बैठकों में आता, मंडलम सेक्टर के लोग आते हैं, तो उन्हीं की सलाह, उनके ही सुझाव पे हमने बहुत सारे नामों का चयन किया है। अब मेरा ख्याल है कि आखिरी स्टेज पे है हमारे। उधर बीजेपी के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती नहीं है। कांग्रेस से आए सभी पूर्व विधायकों को टिकट देना लगभग तय है, लेकिन उसके सामने चुनौती दूसरी है। इन प्रत्याशियों के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे नेताओं को संतुष्ट करना। लेकिन बीजेपी पूरी 27 सीटें जीतने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी, और हमारी कोशिश होगी कि हम 27 की 27 सीटों पर विजय हासिल करें। अच्छा, पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा की ताकत पर लड़ेंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट तय किए थे। उसका ये फार्मूला काफी सफल भी रहा था। उपचुनाव में भी कांग्रेस वही पुराना फार्मूला आजमा रही है, लेकिन कांग्रेस का मुकाबला चिर परिचित उसी पार्टी से है जहां कहा जाता है कि चेहरे नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है, यानी पार्टी, संगठन और संघ की टीम। लेकिन इस बार बदली राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों दलों के लिए कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सुपर सीरीज की प्लेइंग टीम। प्लेइंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि क्रिकेट में अक्सर ये बात कही जाती है कि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी होगी किसी भी समय में, यानी 1950 से लेकर 2020 तक सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी होगी, जिसमें डॉन ब्रेडमैन होंगे, कपिल देव होंगे, विराट कोहली होंगे, जिसमें बाहरी देशों के खिलाड़ी होंगे। इसी तरह आज की राजनीति में चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी प्लेइंग जो 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि तमाम बड़े चेहरे उतरने के बाद भी कई बार कुछ अनजाने चेहरे जीत जाते हैं, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाकर वो उस मैदान को मार के बाहर निकल आता है। इसकी वजह यही है कि चेहरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार पार्टी ये मान लेती है कि उसके टिकट पर तो कोई भी जीत जाएगा, लेकिन ये गलतफहमी धीरे धीरे राजनीतिक दलों की दूर होती चली जा रही है। और यही वजह है कि मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करीब करीब 2017 में बंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि अब पार्टी या पार्टी का सिंबल महत्वपूर्ण नहीं है, अब चेहरा महत्वपूर्ण है। आप याद कीजिए, क्या 2014 में नरेंद्र मोदी अगर चेहरा नहीं होते बीजेपी का, कोई भी नाम आप नरेंद्र मोदी जी की जगह फिट कर लीजिए, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता कि परिणाम वैसे होते जैसे परिणाम बीजेपी को मिले? हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी चेहरों पर निर्भर पार्टी नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को भी मानना पड़ेगा कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आप चौथी बार शिवराज जी की तरफ ही मुड़ने के लिए मध्य प्रदेश में लौटकर फिर शिवराज जी की तरफ आप आते हैं? क्योंकि चेहरा महत्वपूर्ण है। शिवराज जी एक ऐसा चेहरा है जिनकी तरफ सब देखते हैं, और यही वजह है कि चौथी बार वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के मुखिया और बीजेपी की तौर पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो ये चुनाव, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां चेहरे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, और जो बेहतर चेहरे चुनकर सामने रखेगा वो मैदान में बेहतर संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। तो मुलाकात कर लीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो की मैं बात करूं तो मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी।
मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है। और इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी साहब, उनका भी इस्तकबाल, उनका भी स्वागत। सबसे पहले दिनेश जी, चेहरा, हालांकि वो गीत वो कहता है कि दिल को देखो चेहरा न देखो, लेकिन वो शायरी की बात है, वो एक फिल्म की बात है। यहाँ तो अब ये है कि दिल को देखते रहना, आप पहले चेहरा देख लीजिए फिर दिल तक पहुँचिए। क्या क्या कहेंगे आप? शरद जी, देखिए, जो शायरी की बात या प्यार मोहब्बत की बात एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में एक चेहरा, खासकर विश्वसनीय चेहरा बनने में बहुत सालों लगते हैं। इसके पीछे सालों की जो है फील्ड वर्क होता है, सालों का जो है एक फॉलोइंग डेवलप करने का एक प्रयास होता है, और सालों जो है आपको एक स्टेट में या एक देश में जो है अपना नाम स्थापित करने में लग जाता है। तो आप देखिए कि चेहरे की जो राजनीति है देश में, वो शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की, कि जो आप देखेंगे राज्यों के चुनाव से फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो नारा था, शुरुआत तो वहीं से थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक बात। तो जो चेहरा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक विश्वसनीय चेहरा था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ओजस्वी वक्ता था जो इंदिरा गांधी का मुकाबला कर सकता था, तो जब मुकाबले में एक चेहरा है तो दूसरे मुकाबले में भी चेहरा होना चाहिए। जब चेहरा के साथ साथ यदि आपके साथ फॉलोइंग नहीं है, लोग नहीं है, या आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कई बार हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी में चेहरा तो होता है, हम जो बिहार में आप चले जाइए या उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लेकिन जो है क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चेहरे के साथ साथ क्रेडिबिलिटी, जब क्रेडिबिलिटी की बात आएगी तो 15 महीने और 15 साल सब पर बात होगी। तो सारी चीज़ें जो है चेहरे से शुरू होकर आपने क्या डिलीवर किया है, इस पर भी आकर टिकेंगी। तो और चेहरों का चयन बहुत आसान नहीं होता, जब खासकर उपचुनाव में प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हैं, बहुत सारे जो है रीजन में आप देखेंगे कि पूरा एक सिनेरियो बदल गया राजनीति का, तो वो बहुत सारी चुनौतियां हम इस जो है उपचुनाव में हमको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनौतियां हमको देखने को मिलेंगी, और इसीलिए ये चुनाव किसी आम चुनाव की तरह महत्वपूर्ण हो चला है और सबकी निगाहें हैं। और बीजेपी कांग्रेस की तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि समूची प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। सिसोदिया साहब, आपकी टिप्पणी, फिर मैं चलूँगा इंदौर और कांग्रेस की राय जानूंगा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब स्थापना हुई थी, कमल निशान चुनाव चिन्ह हुआ था, उसके बाद एक नारा हम कार्यकर्ता के रूप में बहुत जोर शोर से लगा रहे थे, और वो नारा ये लगाते थे कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ हमारी आइडियोलॉजी होती थी जी, हम जिस यात्रा को, जिस विचारधारा को सामने रख के जिस यात्रा पे निकले राजनीतिक, वह यात्रा होती थी, और उस यात्रा में फिर कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व होता था, उस नेतृत्व का भी जो है हम नाम लेकर नारे के रूप में और पोस्टर पे उनके चेहरे के साथ में जनता के बीच में जाते थे। और जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी बता रहे थे कि वो उस चेहरे को स्थापित होने में, जनता का विश्वास अर्जित करने में पीढ़ी निकल जाती है, और ये पीढ़ी निकलने का काम भारतीय जनता पार्टी की हुआ। देश की जनता ने देखा हम जिन विषयों को लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद आए, उन विषयों को, उन मुद्दों को, उन वैचारिक अनुष्ठानों को पूर्ण करते करते वह एक पीढ़ी चली गई हमारे सामने से, नया युग आया। फिर जब ये चुनाव हुआ तो इस चुनाव में नमो ऐसा करके एक नारा चला, नमो नमः, घर घर मोदी, हर हर मोदी जी। और हमने देखा कि एक प्रचंड बहुमत के साथ में देश की जनता ने हम पे विश्वास किया, हमने उन अनुष्ठान को पूर्ण करने का काम किया, उन लक्ष्य को पूरा करने का काम किया, और देश की जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी जिस विचारिक अनुष्ठान को लेकर चली, वो उसने जब बहुमत में आई तो उसने पूर्ण किया। इस बात को हम साबित करने में सफल हुए पिछले दिनों, चाहे वो फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे फिर वो 370 की बात हो, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक की बात हो, सीएए की बात हो। मतलब हमारे जो वैचारिक अनुष्ठान के मूल मुद्दे थे, हम उन मूल मुद्दों तक पहुंचने में हमको 80 से जो है 2020 आ गया, ये बात सही है, 40 वर्ष लग गए, परंतु ये 40 वर्ष में हमने सम्मान के साथ में वो विश्वास अर्जित करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से, पिछले 15 वर्ष और अब ये अगले 3 वर्ष तक जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किए, उन काम की वजह से वे भी इस मध्य प्रदेश के जनमानस के अंदर रच बस गए हैं। आज अगर हम गांव में जाके बात कहते हैं तो ये जरूर कहते हो कि हम तो मामा को वोट देंगे, हम तो शिवराज जी को वोट देंगे, उन्होंने हमारे लिए किया। आज दुख की घड़ी थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो संवेदनशीलता के साथ में लोगों के बीच में वो खड़े पाए गए। नाव के अंदर
भरी बरसात में बाढ़ आ रही है, खूब तेजी से जो है बारिश हो रही है, उसके बाद भी वो उसमें नाव में जाते हुए दिखे, लोगों के बीच में दिखे, फसल खराब हुई तो किसानों के खेत में दिखे। तो यह जो विश्वास संवेदनशीलता के साथ अर्जित करने का काम हुआ, ये निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर मिलता सूरी है, साहब, आगे भी मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि उसकी पुण्याई 40 साल की है, 40 साल का संघर्ष है, अटल अडवाणी जैसी जोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसी जोड़ियां हैं, जिनमें से एक अपने हितों को दरकिनार करके दूसरे के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है, और यही वजह है। और दूसरा उनका ये भी दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है जो दुख दर्द में हमेशा जनता के साथ उनके हमसफर होकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस की तरफ उनका इशारा है, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मैं ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं कि वो कह रहे हैं कांग्रेस इस मुकाबले में कहां ठहरती। ये सवाल आपके लिए। जी सूरी साहब। जी देखिए शरद जी, ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, कमलनाथ जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को लेके होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था और किस तरह से सरकार को गिराया गया आप सबके सामने। अब सवाल उठता है 15 माह 15 साल तो जो मुद्दा है ही कि कमलनाथ जी ने किस तरह से 15 माह में कार्य किया, कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेके आई और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जो 15 माह में कर सकते थे वो काम करके दिखाए। आज जनता के बीच में ये तो है ही है कि सरकार किस तरह से गिराई गई, एक लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को किस तरह से गिराया गया। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। जब ये चुनाव लड़ा जाएगा तो स्थानीय मुद्दे भी होंगे, प्रादेशिक मुद्दे भी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, प्रदेश के बड़े चेहरे दो सामने होंगे, कमलनाथ जी हों, शिवराज सिंह चौहान हो, उनका कार्य करने की क्षमता सामने होगी। जनता के बीच में बिजली बिल का मुद्दा होगा, जिस तरह से बिजली से त्राहिमाम है, आप सबके पास बिल आते हैं और कमलनाथ जी के समय क्या बिल आता था, मध्यम वर्ग किस तरह से बिजली को लेके जूझ रहा है वो चीज सामने होगी। किसानों के मुद्दे होंगे, जिस तरह से फसल खराब हो गई। कहाँ है शिवराज सिंह चौहान साहब? जी सर जी, सीहोर में आज किसान ने आत्महत्या कर ली, किसानों की दिक्कतें, युवा बेरोजगारी की दिक्कतें, तो सारे मुद्दे, चेहरे, सब चीजों को लेके एक चुनाव को लड़ा जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग रणनीति से चुनाव होता है, हर क्षेत्र में अलग एक स्थिति बनती है, उस हिसाब से चुनाव को लड़ा जाता है और बाकी प्रादेशिक मुद्दे तो सबके सामने रहेंगे। पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पहले और आज में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के सबके सामने है अरविंद केजरीवाल जी का, कि एक आंदोलन में भी नेता बन जाते हैं। जहां पहले दशकों लगते थे, पीढ़ी लगती थी, आज एक आंदोलन में जनता आज एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है और व्यक्ति के चुनाव को कर रही है और नेता बना रही है। तो ये सब बातों को सामने लेके, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम हमारे 15 माह के कार्यकाल को सामने लेके जाएंगे, चाहे किसान का मामला हो, युवा का मामला हो, बेरोजगार मामले हो और या फिर बिजली का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे लेके हम 27 के 27 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी विजयी होके आएगी। दिनेश जी, मैं फिर मूल मुद्दे की तरफ आता हूं। दोनों दलों की तरफ से उनकी उपलब्धियों और मुद्दों की बात हो गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पर चुनाव में पत्ते छिपाने की भी बड़ी एक प्रैक्टिस होती है। जब तक चुनाव एकदम नज़दीक नहीं आता, कई सीटों पर ये जानबूझकर ये रणनीति बनाई जाती है कि सामने वाला तो अपने पत्ते खोले, उसके हिसाब से हम कैंडिडेट देते हैं। यहाँ बीजेपी की व्यवस्था ये रही कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए तो पत्ते खुले थे, आपके पास ये विकल्प नहीं था कि आप यहाँ पत्ते छिपा लें। ये कांग्रेस के लिए क्या आप एक एडवांटेज देखते हैं कि कांग्रेस ने बहुत चुपचाप रणनीति तैयार की है? इस बार उन्होंने मीडिया से भी डिस्टेंस रखा है। अंदर अंदर क्या खिचड़ी पकती रही है मार्च से लेकर अब तक, इसकी जानकारी ना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को है, कमलनाथ जी और उनका कोर ग्रुप, उन्हीं तक ये जानकारी। और क्या आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को कि बीजेपी के पत्ते ओपन है लेकिन उसने अभी तक पत्ते नहीं खोले? देखिए शरद जी, चुनाव की राजनीति ऐसी है, इसमें आप जैसे कहावत है ना, ऊँट की चोरी आप चोरी नहीं कर सकते, नौरे नहीं कर सकते हो। तो जब आपको किसी भी चुनाव में जाना हो तो जो भी संभावित चेहरे होते हैं वो सबके सामने होते हैं। खासकर ग्राउंड पर तो होते ही हैं कि कौन टिकट मांग रहा है, फिर उसमें जनता भी डिस्कस करती है कि कौन मजबूत है, फिर उसी आधार पर सर्वे आता है। सर्वे कहीं से आता नहीं है, तो एक स्पष्ट होता है कि इसमें जाति में ये फिट है, ये इस जो है सपोर्टर के हिसाब से फिट है, तो वो क्लियर होते हैं। लेकिन मिलेगा किसको, ये हमेशा सस्पेंस की बात होती है, क्योंकि खींचतान चलती रहती है। और कांग्रेस में तो आपने देखा कि नॉमिनेशन के दिन तक ये चलता रहता है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी अदा किसी सीट पर हमको ये देखने को मिल जाता होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर सारी चीज़ें ओपन हैं।
और ये भी उतना ही जो है खुला हुआ सच है कि जो आप जिन 16 सीटों को महत्वपूर्ण मान रही है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है या जो दावेदार हैं या जो सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कहना चाहिए वो हट चुका है। तो उसमें नए लोगों को आप सामने खड़ा करना और एक अच्छा परफॉर्मेंस उनसे लाना, जिसके लिए एक बेहतर कोच की भी ज़रूरत होती है। जो आप प्लेइंग टीम की बात कर रहे थे, तो उसमें कोच बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है जो 3-4 महीने जो मार्च से जब से सरकार गिरी है, तो कहीं ना कहीं कोच जो है नेट प्रैक्टिस भी खुद भी जो है करा रहा होगा। जो उम्मीदवार हम देखते हैं ना कि जो है वो अपना ग्वालियर चंबल में दौरे हो रहे हैं, कहीं खंडवा बुरहानपुर साइड हो रहे हैं, तो ये नेट प्रैक्टिस का पार्ट हम इसे मान सकते हैं। तो जो इनकी जो कांग्रेस की जो रणनीति है वो निश्चित तौर पर वो अभी ये देख रहा है सरप्राइज एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश वो निश्चित तौर पे करे। वो सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के चेहरे आ जाएं, असंतोष चेहरे आ जाएं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो वो किस तरह का सरप्राइज होगा ये जो है ये हमको शायद उसी वक्त पता लगेगा कि रणनीति और वही रणनीति है जो आपको उस वक्त देखने को मिलेगी, जिसकी आज कोई आपने जो बोया होगा वो उस वक्त क्या काटते हैं आप, तब हम उसको देख पाएंगे। बहुत सारा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल ठीक है कि ये हो सकता है कि कांग्रेस इसी तरह के, क्योंकि ऐसे 2-3 सरप्राइज भी चुनाव में एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि सरप्राइज कांग्रेस ही देगी, बीजेपी भी इसकी तैयारी में है और बीजेपी भी जरूर ऐसा कर सकती है, क्योंकि चुनाव के अंतिम 15 दिन या 20 दिन में जो कोई लहर पैदा कर पाया और उस लहर की नोक उसने सहानुभूति जैसा या समर्थन जैसा अपनी तरफ कर लिया, वो चुनाव में बड़ा अंतर पैदा करता है। तो ये सरप्राइज एलिमेंट कांग्रेस की तरफ से भी, और कांग्रेस ज़्यादा मेहनत कर रही है एज कंपेयर टू बीजेपी। बीजेपी क्या करेगी ये भी हमें पता चलेगा। सिसोदिया साहब, कितने सहमत हैं आप इससे? देखिए, सरप्राइजिंग तो मजबूरी है कांग्रेस की, और मजबूरी इसलिए है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है कई स्थानों पे। कई जगह कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो कोचिंग तो देना चाह रहे हैं, कोच तो बनना चाह रहे हैं, पर किसको खिलाड़ा सर आप ही के चेहरे मिल गए तो नहीं, वो इस मुगालते में कांग्रेस बनी रहे तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद ही है, परंतु उनको नहीं मिलेंगे। मैं इस विश्वास से इसलिए कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह किसी ध्येय को लेकर काम करता है, और कार्यकर्ता आधारित दल होने के नाते और अनुशासन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कांग्रेस के बनिस्पत काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी दृष्टि से इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और फिर हमारे जो नेतृत्व है उस नेतृत्व भी इतना योग्य नेतृत्व है कि वह इस प्रकार की अगर कोई बातें होती भी है तो अपने स्तर पर उन सब बातों को सॉल्व करने की भी स्थिति में है, और वो सक्षम भी है कि उन लोगों को मना भी लेते हैं। छोटी मोटी अगर कहीं कोई बात आती भी है तो हमारा नेतृत्व परिवार भाव के साथ बैठकर और विचार के साथ जुड़े लोगों को अंततः हमारे साथ मना लेता है, और इस तरीके से पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर कोई फूट की स्थिति नहीं बनती है। कांग्रेस कोशिश करेगी, ये बात सही है। आदरणीय गुप्ता जी ने जो बात कही कि इस प्रकार का सरप्राइजिंग करने की वो प्रयास करेंगे, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि उनके पास में कई स्थान, कई क्षेत्र ऐसे कि वहाँ लोग नहीं है। जैसे सांवेर की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू जी को फिर से वो ले गए। पहले वो भाजपा में आ गए थे, पिछले चुनाव में उनके बेटे उज्जैन की घटिया सीट से लड़े थे, भाजपा ने उनको टिकट दिया था। फिर वो वापस से जो है, जिन दिग्विजय सिंह ने प्रेमचंद गुड्डू को नालायक बोला था जिस दिन वो भाजपा ज्वाइन किए थे, उसी को कमलनाथ जी के यहाँ ले जाके फिर कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं और उनको वहाँ से लड़ाएंगे ऐसी बात करते हैं। तो कुल मिला के इसी प्रकार का चलने वाला है कांग्रेस में। क्यों? क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है, क्योंकि उनके पास में क्षेत्र में अब कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो छोड़िए, कांग्रेस से आए सारे लोग लायक हैं जो आपके यहाँ हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, उनके नेता ने उनके लिए कोट करा था, मैंने नाम लेके बोला है कि किसने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रेमचंद गुड्डू जी हमारे सांसद भी रहे हैं उज्जैन के, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर उनके ही नेता जिनके वो खास माने जाते हैं या जिसके ग्रुप के वो माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी, उनने प्रेमचंद गुड्डू को जो है ये बोला था कि ये नालायक निकला। रिकॉर्डेड बात है, ये कोई मैं मेरी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। और वही चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, लायक होने का की स्थिति बनाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। लायक होने का सर्टिफिकेट निर्वाचन की सफलता है। यस, और मैं नहीं कहूंगा कि जो असफल हैं उनके लिए उस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और हार के दंश ने दिग्गज नेताओं को भी डसा है। बड़े बड़े नेता, देश का कोई ऐसा नेता नहीं है इंदिरा गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह जी, शिवराज जी,
तमाम बड़े नेता चुनावी राजनीति में कभी न कभी किसी न किसी को हार मिली है। खुद कमलनाथ जी चुनाव में हारे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, घटती हैं। खैर, मैं अमीनुल साहब की तरफ आता हूँ। सर, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। सिसोदिया जी की कम से कम इस बात से तो मैं इत्तेफाक रख सकता हूँ, क्योंकि आपके सामने कठिनाई ये है कि कई लोग आपके यहाँ से पाला बदल कर अब बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं, कई कतार में अभी भी खड़े हैं, जिनको लेकर बीजेपी अभी भी अपनी कॉलर ऊंची करके आपसे कह रही है कि अभी तो आप इंतज़ार करिए, 2-3 और कतार में, और झड़ी लगी हम ही रोक कर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ सरप्राइज आप भी दे रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू हैं, KL अग्रवाल साहब हैं जिनका बमोरी से नाम चल रहा है, कुछ और सरप्राइज भी हो सकते हैं आपके पास। जी अमीनुल साहब जी। देखिए शरद जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये दो बड़े चेहरों के बीच में चुनाव है, और निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान साहब से बड़ा चेहरा प्रदेश में कमलनाथ जी हैं। जब 2018 में दोनों का एक दूसरे के खिलाफ पहली बार काउंटर हुआ था, वहां पे शिवराज सिंह चौहान साहब को कमलनाथ जी ने शिकस्त दे दी थी, और कमलनाथ जी का 15 महीने के कार्यकाल के बाद जनता के सामने वो बात है। और रही बात बड़े चेहरे को 2018 में मान लेते हैं आप, पार्टी के साथ तो बड़ी सहूलियत हो जाती। तो अगर कमलनाथ जी का चेहरा जरूर था कांग्रेस के पोस्टर पर, तो नारा ये था कि बस करो शिवराज, हमारे तो महाराज को आगे करके लड़ा था, वो महाराज आज भाजपा के साथ है। लेकिन सिंधिया जी का भी चेहरा, प्रेमचंद गुड्डू जी की जो हमारे साथी प्रवक्ता प्रेमचंद गुड्डू जी की जो बात कर रहे हैं, जी एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। जी बोलिए बोलिए। हाँ, अगर घटिया में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्रत्याशी नहीं था जो प्रेमचंद गुड्डू जी के बेटे को लड़ाया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास घटिया विधानसभा उज्जैन में संगठन नहीं था? हर चीज चुनाव में दृष्टिकोण से होती है, रणनीति के तहत होती है, और कौन कौन से कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ के बारे में क्या शब्द कहे, और आज वो उनके साथ में मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां उनके खिलाफ उठ रही हैं। अब सवाल पैदा होता है सरप्राइज एलिमेंट का। निश्चित तौर पर चुनाव है, हर चीज की रणनीति बनाई जाती है, चुनाव को एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है, और कांग्रेस पार्टी जो भी चीजें सामने करेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह पीठ पीछे सरकार गिराने का काम नहीं करेगी। चुनाव आने से पहले हर चीज सामने रखी जाएगी। जैसे हमने हमारा वचन पत्र रखा था, जो हमने वादे किए थे, उन वादों पे हमने खरा उतरने की कोशिश की। आज जो वो वचन आपने भंग किया, संभाग में वो भी बात करना पड़ेगी। किसान सिंधिया जी से ये पूछना चाहता है, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कर्ज माफी की बात करके आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप गिराई थी, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे कर्जे माफ करने की बात कही थी। एक भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्य प्रदेश का बता दें जिसका कर्जा माफ हुआ है? आपने उसके अंदर लिखा है, वचन पत्र की कंडिका है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ, मैं हमने कॉपी बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश के तमाम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता जब हमने 26.5 लाख लोगों की सारे कर्जे माफ करेंगे, जारी एक भी का नहीं की, करा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता बगले जागने लगे। अरे सिंधिया जी ने तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान कर्ज माफी पे सवाल उठाए थे। वो चंबल के किसान जानना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जो बचे हुए किसानों की कर्ज माफी कब करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान आपको माफी मांगना पड़ेगी जनता के बीच में जाके कि आप पुराने वचन पूरे नहीं कर सके। पहले तो इस बात की एक माफीनामे की यात्रा निकालो। जनता बहुत समझदार है, जान रही है हमने क्या किया है। आपकी तरह हमने वादे नहीं किए कि 2008 में वादा किया हो 50,000 रुपए का किसानों का कर्ज माफी, हमारा कोई वादा नहीं था, ये गलत और एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। 2018 में हमारा ऐसा कोई वादा नहीं था। 2008 का आपका मैनिफेस्टो कहता है, आप बता दीजिए आपने एक भी किसान का कर्ज माफी की हो? आपने उसमें 50,000 रुपए की किसान कर्ज माफी की बात कही थी? किया आपने एक भी किसान का कर्ज माफी? हमने तो 26.5 लाख का किया, पेन ड्राइव जारी कर दी, आपके पास है वल्लभ भवन में सारे आंकड़े। आप हमें गलत साबित कीजिए, भ्रामक प्रचार करने का काम ना करें। कांग्रेस पार्टी ने जो 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार ने किया वो जनता के सामने, और उसी मुद्दे को लेके हम सीना ठोक के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है उन मुद्दों को लेकर जाना, जैसे बीजेपी जिन मुद्दों की बात कर रही है। बहुत कम वक्त है दिनेश जी मेरे पास, कंक्लूडिंग नोट आपका क्या होगा इलेक्शन के लिए, खासतौर से फिर मैं चेहरों की तरफ आपको लेकर आऊंगा। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए जो चेहरों की बात है, जब आप बिकाऊ और टिकाऊ जैसे शब्द जब आप बहुत जो उपयोग करते हैं, तब ये विषय जब उम्मीदवार का विषय आता है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है, फिर ये आता है कि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी पर जा रहे हैं कि साहब हम कहीं हमारे पास नहीं था तो हम दूसरे दल से एक जो है चेहरा ले आए और लड़ा दिया। तो ये जो समस्या है
फिर आपको नारे की समस्या आती है, फिर जब आप अपना बाहरी चेहरा लाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपनी जो उम्मीदवारी की विश्वसनीयता कितनी है, और आपने जो वचन किए थे या वादे जो आप चुनाव में कर चुके हैं, इतनी जल्दी आपको वापस जाना पड़ रहा है, तो वो आप कैसे जनता को संतुष्ट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत ही लाजवाब बात आपने कही है कि कैसे आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जब बहुत तनाव का चुनाव होता है और बहुत प्रतिस्पर्धी चुनाव होता है, और मैं अब इसको बीते अपने 25-26 साल के पत्रकारिता के करियर का एक ऐसा चुनाव देखता हूँ जिस चुनाव में दोनों ही दलों पर बहुत दबाव है, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति का मैं एक प्रयोगधर्मी चुनाव भी इसको इसलिए कहूँगा कि इसमें एक बड़ा धड़ा दूसरी पार्टी से समाहित हुआ है बीजेपी में। तो बीजेपी के लिए भी ये एक प्रयोग चुनाव है, प्रयोगधर्मी चुनाव है कि खुद उसका कार्यकर्ता, उसके वो नेता जिनकी सीटों पर अब उसके प्रतिद्वंदी पिछले चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के थे, और ये भी संयोग ऐसा है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 17-18 महीने पहले ये इनके मुख्य प्रतिस्पर्धी थे जिनका झंडा लेकर आज वो चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंट है। अगर बीजेपी, मैं इसको अग्नि परीक्षा से कम नहीं कहूँगा, पार कर जाती है तो वो ये बताएगी कि वो एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी किस्म के प्रयोग को लेकर अपने अनुशासन, अपनी शक्ति और अपने कार्यकर्ता और संगठन की शक्ति के दम पर वो आगे बढ़ती है और सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर बीजेपी को आगे रखती है। और अगर कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा पाती है तो बीजेपी के लिए ये सोचने का मौका होगा कि क्या ऐसे प्रयोगों को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये चुनाव बहुत प्रयोगधर्मी चुनाव है और इस पर आप और हमको सबको निगाह रखनी होगी। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।